नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं अ रिनाउंड लिंग्विस्ट प्रोफेसर देवशंकर नवीन। डॉक्टर नवीन का जन्म 2 अगस्त 1962 को बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत नौहट्टा सब डिवीजन के मोहनपुर नामक गांव के एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से
सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, Dr. Naveen, a science graduate, did his master in Maithili as well as Hindi. And more importantly, he did his double PhD in Maithili and Hindi from LNMU and JNU, Delhi, respectively. Specializing in modern criticism and translation studies, Dr. Naveen started his professional career as editor of translated literature at NBT, India, under MHRD, Government of India. In his illustrious professional career of more than 3 decades, Dr. Naveen held several dignified positions like Professor of Indian Languages, Convener Library Club at JNU, Rajbhasha in charge in NBT, India, founder director of School of Translation Studies and Training at IGNOU, etc. In addition, Dr. Naveen is empaneled in several government bodies and committees as member, advisor, secretary, etc. With his relentless pursuit of excellence in academia, Dr. Naveen has published more than 300 research papers in high-impact peer-reviewed journals and authored more than 25 books and book chapters. And I should not forget to add that Dr. Naveen has been felicitated by several prestigious academic awards and recognitions at national and international levels for his monumental contributions to Indian academia. Some of the important ones are Rajkamal Chaudhary Sahitya Samman in 2024 by Mithila Sanskritik Samiti, Guwahati, आसाम, राष्ट्रीय सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, विद्यापति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सौहार्द सम्मान. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, and to know more about him, I shall take you straight to him on our online platform, where he has already joined, and pleasure is solely mine in welcoming a legendary icon of Maithili literature and translation studies, Professor Devshankar Naveen. Namaskar, sir. Namaskar. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. Namaskar. सर, आपके एकेडमिक प्रोफाइल को देखने के बाद पता चलता है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन व कड़ी मेहनत से आप सफलता की पराकाष्ठा पर चले जाते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, क्या थे आपके प्रेरणा के स्रोत या प्रेरक शक्ति। जी संजय जी, सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के प्रति और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस योग्य आप सब ने समझा और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। आपने बात की मेरे जीवन से, कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफ कर दी है और मेरी सफलता से शुरू की है बात। तो बंधु, मैं बताना चाहूंगा कि आधुनिक सुख सुविधाओं की ललक ने सफलता की परिभाषा आजकल बदल दी है। तो सफलता का सरोकार किसी समय सार्थकता से था, मूल्यवत्ता से था, नैतिकता से था, मानवीयता से था, जो अब नहीं है। अब उपलब्धियों और क्षुद्र लिप्साओं की पूर्ति को ही लोग सफल मानते हैं। ये समाज की बात है और आधुनिक समाज की बात है। और मेरे छात्र छात्राएं, मेरे पाठक और सरोकारी और समाज के सभी सदस्य सब चूंकि आज के ही समाज के लोग हैं, इसलिए उनके मनोनुकूल, उनके हित में मैं कभी कुछ कर नहीं पाया, तो अपने ही मानदंडों से बंधा रहा। लिहाजा उनके मानदंड पर मैं कभी 24 कैरेट उतरा नहीं।
तो इस अर्थ में मैं देखता हूं कि मैं दुनिया का सबसे विफल मनुष्य हूं, जो न एक सफल मनुष्य बन सका, न सफल लेखक बन सका, न सफल बेटा, न सफल पति, न सफल पिता, न सफल मित्र। क्योंकि इस सफलता का अर्थ इस समय जो लिया जा रहा है, उसमें से इन सभी सरोकारियों के सामने मैं उस रूप में हाजिर हो नहीं सका। इस बात का मुझे मित्र बहुत अधिक संतोष है कि जीवन में जो कुछ लेखन किया, जो कुछ छोटे मोटे काम किए, इन सभी कामों के लिए मैं अपने को लगता है मुझे कि मैंने कुछ सार्थक किया है। लेखक के रूप में भी मैं अपने को सफल बेशक ना मानूं, क्योंकि सफलता की तो परिभाषा बदल गई है, पर सार्थक मैं जो कुछ कर सका हूं, वो विपुला धरती। तो कभी जीवन में कोई ऐसे लोग जरूर आएंगे जिनको मेरे लेखन पर कुछ आस्था बनेगी और वे मेरे लिखे हुए को पढ़कर उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ किया है। दूसरी बात कि पूरा जीवन ये जो कुछ भी कर पाया हूँ, उसमें अपने माता पिता की निहायत निर्धनता में संचालित जीवन संघर्ष और निरक्षरा माँ के जीवन दर्शन और मिडिल स्कूल के अध्यापक पिता के दिग्दर्शन और गरीबी के कारण समाज के द्वारा दी गई उपेक्षा और क्रूरता, इन सब को सहन वहन करते हुए अपने लिए जो मानदंड स्थापित किया, जो जीवन बनाया, जो तय किया, उसी से मेरा पूरा जीवन संचालित रहा है। बचपन में ट्यूशन पढ़ाया करता था और उस ट्यूशन पढ़ाने की क्रिया ने शिक्षा के प्रति इस तरह सन्नद्ध कर दिया कि उन्हीं दिनों तय कर लिया था कि मुझे जीवन में और कुछ नहीं होना है, शिक्षक ही होना है। जीवन में कभी किसी अन्य नौकरी की मैंने ना तो परीक्षा दी, ना आवेदन किया। और जब कॉलेज में आया, सहरसा कॉलेज में गरीबी के कारण कहीं बाहर जा नहीं सकता था। इमरजेंसी के दौरान 1976 में मैट्रिक पास किया और सहरसा कॉलेज में दाखिला लिया। तो उन दिनों गणित पढ़ाने के लिए आया करते थे प्रोफेसर मोहम्मद उजायद, और मैथिली वर्नाकुलर पढ़ाने के लिए आया करते थे प्रोफेसर मायानंद मिश्र। इन दोनों की अध्यापन शैली और इन दोनों के भौतिक व्यक्तित्व, इन दोनों ने मुझे इतना उद्वेलित और प्रभावित किया कि मैंने अपने लिए एक खूंटी गाड़ दी कि मुझे बनना है तो इनके जैसा अध्यापक किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में बनना है। जो सफलता बहुत देर से मिली, और जब मिली अध्यापन की नौकरी में जब तक आया, तब तक शिक्षा का वातावरण बर्बाद हो चुका था। अध्यापन पेशे में जो सोच कर आया था कि मुझे नामवर सिंह और मायानंद मिश्र की पीढ़ी के गुरु ने मुझे जो बनाया है, मैं भी अपने आगे की पीढ़ी को वैसा बना सकूं, पर यह हो न सका। मुझे जीवन के दुखों ने बनाया, जो कुछ बन सका वो इसी कारण। वाह, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि जितनी सहजता, सरलता और संवेदनशीलता से आपने अपनी बात रखी, अपना पूरा जीवन वृत्तांत को बड़े संक्षेप में आपने रखा, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायी बातें होंगी। और जिस तरह से आपने सफलता का भी जो एक रीडेफिनेशन आपने जो बताया, वो भी अपने आप में तारीफ़ काबिल है। आपने जो कहा, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि सफलता का सरोकार कभी नैतिकता से हुआ करता था, लेकिन आज सफलता भौतिक उपलब्धि या जो आपने कहा ना क्षुद्र लालसा से जुड़ चुका है आज। जी। तो बहुत ही मतलब आपने बड़ी बात कही है। Well, so moving further, I shall touch upon Maithili.
मैथिली को लेकर सबसे पहला प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है वो है मैथिली के स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण को लेकर। भले ही मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक मान्यता मिली, लेकिन सांस्कृतिक रूप से या भाषाई दृष्टिकोण से मैथिली को अपनी मूल लिपि तिरहुता जिसे आप कहते हैं या जी, मिथिलाक्षर, तो मिथिलाक्षर। मिथिलाक्षर से वंचित होना पड़ा। तो क्या या कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक भाषाविद होने के नाते मैथिली को एक भाषा के रूप में देखते हैं या बोली के रूप में देखते हैं या एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में देखते हैं? जी। संजय जी की मैथिली निस्संदेह भाषा है। बहुत सारे लोग इस समय हैं जो मैथिली के को क्लासिकल भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए सेमिनार वगैरह करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैथिली शास्त्रीय भाषा बने, क्योंकि शास्त्रीय भाषा बनने के कारण स्थगन के सिवा कुछ नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि मैथिली ही नहीं, हिंदी भी इनके लिए कभी शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज के अपने मानक हैं, वे होते होंगे, मगर ये शास्त्रीयता के का मूल जो प्रभाव होगा वो होगा उसके लिए एक बंधन की दीवार जो आगे उसे बढ़ने नहीं देगी। और भाषा यदि बहता नीर है तो ये इतने सैकड़ों वर्ष में ये जो बहता नीर आगे बढ़ेगा उसकी प्रक्रिया रुक जाएगी। मैथिली भाषा के संबंध में ये है कि इस समय भारतीय भाषाएं जितनी संविधान में सूचित हैं वह उसमें मैथिली अत्यंत पुरानी भाषा है। पर बड़े बड़े विद्वानों ने ज्योतिरीश्वर तक वे गए हैं। मैं ज्योतिरीश्वर के द्वारा कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में जिस सिद्ध साहित्य की चर्चा की है, जिस पर दावा तो हिंदी के लोग भी करते हैं कि सिद्ध साहित्य उनका है, मगर हमारे यहाँ प्रोफेसर रमानाथ झा ने ये साबित कर दिया है। और इसका अकाट्य, वो रमानाथ झा का वह अकाट्य तर्क है जिसे मैं भी जिसका उल्लेख करता हूँ। आप यदि पुराने जमाने के, हम आप लगभग एक ही पीढ़ी के हैं, तो हमने जो किशोरावस्था और युवावस्था में देखा है, गांव में बूढ़े बुजुर्ग जो चिट्ठियां लिखा करते थे, सबसे पहले वो एक आजी सिद्धिरथु वाला वो एक निशान छोड़ते थे। सिद्ध साहित्य आप पूरा देख जाइए, वो मैथिल के सिवा वह काम किसी ने नहीं किया है। और सिद्ध साहित्य के जितने संत हैं उन सब की रचनाओं का यह कह सकते हैं कि सिग्नेचर सिंबल है। तो सिद्ध साहित्य में ये तथ्यतः कह रहा हूं कि सिद्ध साहित्य हमारा ही साहित्य है, और जिसका सूत्र 8वीं शताब्दी से पीछे तक जाता है। और आप तो दुनिया भर के साहित्य से दुनिया भर की भाषा को जानते समझते हैं। आप जानते होंगे कि 7वीं 8वीं शताब्दी जैसी पुरानी प्रथा और ये बौद्ध साहित्य तक जिसके सूत्र जाते हों, दुनिया के कम साहित्य में है। तो इस तरह से मैथिली भाषा का जो सूत्र ज्योतिरीश्वर से भी पीछे, ज्योतिरीश्वर से पीछे मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर का गद्य और उस गद्य का लालित्य और उसका गठन देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये शुरुआती है। आप स्वयं कोई भी भाषाविद ये कहेंगे कि इतना सुगठित गद्य ये 100-200 बरस में कोई भाषा नहीं पाता है। इसके लिए पीछे के सैकड़ों बरस की यात्रा रही होगी। तो इस अर्थ में भाषा की प्राचीनता के कारण और एक विशिष्ट साहित्य उपलब्ध होने के कारण, जिसमें विद्यापति और ज्योतिरीश्वर तो हैं ही, आगे उमापति और रमापति और अब बहुत सारे, चंदा झा और अभी राजकमल चौधरी, बाबा यात्री,
हरिमोहन झा, इन सबको होते हुए अब मेरी पीढ़ी तक के साहित्य को देख लीजिए तो एक बड़ा विपुल साहित्य है। इस अर्थ में भाषा तो है। लिपि जिसे आप कहते हैं, जिसके बारे में आपने जिज्ञासा की कि ये छोड़ना पड़ा, ये मैथिली को छोड़ना नहीं पड़ा। असल में मित्र, हम मैथिलों के यहाँ एक बहुत विचित्र प्रवृत्ति है कि हमारे मैथिल या तो आपको पाग बनाकर रखेंगे, पगड़ी, या नहीं तो पन्ही बनाकर रखेंगे। बीच का रास्ता वे नहीं, वो हृदय में या वो मित्र भाव और समभाव पर नहीं रहेंगे, या तो सम्मान देंगे या तिरस्कार करेंगे। इस प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ, तो 19वीं शताब्दी का अंत आते आते अंग्रेजों ने जो हिंदी और उर्दू का विवाद बोया था, उस विवाद में कूद पड़े मैथिल। पुराने मैथिल सब बनारस में रहा करते थे, तो बनारस के जितने संस्कृत पंडित थे वे सब, और मैथिल विद्वान जो थे वे सब के सब हिंदी के पक्ष में उर्दू का विरोध करने के चक्कर में कूद पड़े। और उन्हीं दिनों मैथिलों ने ये निर्णय लिया कि हिंदी के पक्ष में आज से हम अपनी लिपि छोड़कर देवनागरी लिपि अपनाते हैं, और आज से हम मैथिली भाषा देवनागरी में लिखेंगे। इन दिनों कुछ ये अति क्रांतिकारी, अति उत्साही नौजवान सब आए हैं। मैं उनकी ऊर्जा और उनकी क्रियाशीलता की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उनके इसी प्रयास से अभिलेखागार में ही सही और स्मृति के लिए ही सही मिथिलाक्षर जीवित रहेगा। मगर यह जो उनका यदि उनका उद्देश्य है कि हम मिथिलाक्षर को फिर से चलन में ले आएंगे, मुझे ही आप यदि कहें कि आप मैं मिथिलाक्षर जानता हूं, पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, मैंने एमए की परीक्षा मिथिलाक्षर में ही दी थी। तो ये करते हुए ये दिक्कत क्या होगी कि आज हम मान लीजिए लिख तो लेंगे, छप तो जाएगी किताब, पर उसे पढ़ने वाले कितने? प्रोफेसर आनंद मिश्र की पीढ़ी तक के लोग, जो चंद्रनाथ मिश्र, अमर, सुरेंद्र झा, सुमन तक की पीढ़ी के लोग जो मिथिलाक्षर पढ़ सकते थे, पंडित गोविंद झा जो मिथिलाक्षर पढ़ सकते थे, वे जा चुके। अब जो पीढ़ी है वे देवनागरी में तो मैथिली पढ़ना नहीं चाहते। अब यदि मिथिलाक्षर में हम उसे ले आए तो उसे कौन पढ़ेगा? तो इस तरह से मिथिलाक्षर से अलग होने की जो पद्धति है उसकी विडंबना ये है। मानकीकरण में तो समस्या क्या है, ग्रियर्सन विद्वान थे और मिथिलांचल में लंबे समय तक रहे, अधिकारी रहे, मैथिली भाषा और व्याकरण इत्यादि पर उन्होंने काम किया। इन सब चीज के लिए उनकी विद्वता को बिग सैल्यूट। बहुत इसमें मुझे कोई उन्होंने तो कई भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तो इंडिया में तो कई खंडों में किया। पर ये मैथिली को जितने खंडों में उन्होंने विभाजित कर दिया, जोल्ही बोली, छिकाछिकी बोली, मुंगेरी बोली, बेगूसराई बोली, इतने तरह के क्षेत्रवाद में ग्रियर्सन ने मैथिली को बांट दिया कि उसी को लिए दिए सारे भाषा प्रेमी आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा संकट जो है वो तो हम आप उसके भुक्तभोगी हैं कि पूरा मिथिलांचल नदियों का क्षेत्र है। तो नदियों का क्षेत्र होने के कारण इतने छोटे छोटे ये भाषा क्षेत्र में वो बटा हुआ था, जहां से आवाजाही और ज्यादा संपर्क और भाषा की एक रूपता की संभावना थी नहीं। तो इतने अब सड़क बन गई है, पुल बन गए हैं, लोगों की आवाजाही भी है। पहले तो मधुबनी से सहरसा का विवाह संपन्न नहीं हो पाता था। हम लोग जब कॉलेज में थे, आप भी जानते होंगे कि ये 86 से लेकर के 90 तक के समय में सहरसा से दरभंगा जाना पूरी रात का समय हुआ करता था। अब तो सहरसा में नाश्ता कीजिए और दरभंगा में जाके पानी पी सकते हैं। तो ये उधर उस समय जो भाषा के इतने खंड बट चुके,
उन खंडों ने अब अपनी पहचान उस बोली को बना ली, और इसके कारण जातीयता का भी जो एक चक्कर था कि जातिगत आधार पर जो टोले मोहल्ले हुआ करते थे, तो उनके बीच भी संस्कृतियों का और जो रिचुअल्स होते हैं, आहार व्यवहार, शादी, आहार व्यवहार, संस्कार, इन सब चीजों के इतने सारे खंड, इतने सारे विभेद रहे हैं कि भाषा के कई स्तर हैं। अब कई स्तर में से एक मानक स्तर आज यदि कोई लाना चाहे तो वो लाना, वो भाषा के वर्चस्व, उसकी एक हेजेमनी टाइप जो बन जाएगी, तो उससे भाषा भाषा संकुचित होगी। तो मेरी स्थिति तो ये है कि भाषा, मिथिलांचल की भाषा कैसी भी हो, मेरे गांव में मेरे आंगन के उस पार ये बांस की करची से टाट लगी हुई है, ईंट की दीवार भी नहीं है। उसके घर में सरसों का साग बनता है तो मेरे आंगन आ जाता है और मेरे आंगन से उधर चला जाता है। लेकिन 3 पीढ़ी से मैं देख रहा हूं कि उसके आंगन में बोला जाता है, चूंकि वो जाति से बाबू साहब हैं, क्षत्रिय हैं, और उनके आंगन में बोला जाता रहा है ऊ बोले रहे, और मेरे आंगन में बोला जाता रहा है कि वो बाजेत रहे। और इन दोनों की ही भाषा पर 3 पीढ़ी से साथ रहने के बावजूद दोनों की भाषा पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा है, न इसका वर्चस्व उसका उस पर पड़ा, न उसका वर्चस्व इस पर पड़ा, लेकिन दोनों सरोकारी रूप से एक हैं। तो भाषा का अर्थ तो यही है कि इस तरह से संपर्क बना रहे। तो उसमें भाषा के मानकीकरण के प्रयास जो कई बार हुए, उसमें एक मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा मैथिली के विद्वानों ने नहीं की, और नहीं की तो अब आकर मुझे लगता है, जो पहले नहीं की तो कुछ लोगों को लगा कि वो अपने को बड़ा भारी विद्वान समझते हैं, उनकी भाषा भाषा और हमारी भाषा कुछ नहीं, तो ये मानकीकरण हो नहीं पाया। और अब लगता है कि मानकीकरण के लिए बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि क्रियापद को कम से कम ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मैथिली के भाषाविद और मैथिली के विद्वानों को इस पर चेष्टा करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैथिली को लेकर के आपने काफी व्यापक चर्चा की, और मैं समझता हूं कि शुरुआत में जो आपने एक बात कही थी कि मैथिली को आप शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो मुझे लगता है कि इसकी भी गति या दुर्गति संस्कृत जैसी हो जाएगी फिर। जी, तो मेरा अगला प्रश्न मैथिली भाषा से अब थोड़ा साहित्य की ओर है, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 15वीं सदी के कवि विद्यापति को या उनकी कीर्ति को मैथिली साहित्य का प्रतिनिधि करते हुए देखा जाए, या मैथिली साहित्य की एक सीमा के रूप में देखा जाए? क्योंकि निस्संदेह विद्यापति का जितना विराट साहित्यिक कद हुआ, उस ऊंचाई को बाद के कवि या साहित्यकार नहीं छू पाए। और एक तरह से मैं कहूंगा कि मैथिली साहित्य का ये कहना तो वैसे ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से डार्क एज जैसा शुरू हो गया। ऐसे में हम आपके दृष्टिकोण समझना चाहेंगे कि कैसे इतने बड़े साहित्यिक खाई को भरा जा सकता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर क्वालिटी लिटरेरी वर्क्स इन मैथिली। जी संजय जी, ये बहुत चिंताजनक विषय मेरे लिए भी है, और आपने सही कहा। थोड़ा सा मैं ये एक करेक्शन कर दूं। विद्यापति 14वीं शताब्दी से 14वीं से 15वीं तक 1350 उनका जन्म वर्ष सुनिश्चित। लोगों में तो कई तरह की मत भिन्नताएं हैं, पर विद्यापति के पद के सहारे ही मैंने ये निष्पत्ति निकालकर प्रमाणित किया है कि 1350 उनका जन्म वर्ष होना चाहिए। और
मैं इतिहासकार जो साहित्य इतिहासकार जो होते हैं वो पहले से कहते हैं कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पूरे साहित्य को 3 कालखंड में बांटते हैं, आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये इस काल विभाजन की बात मेरी समझ में आती नहीं, क्योंकि एक मान लीजिए ये आदिकाल है, आप मध्यकाल कैसे तय करेंगे जब आधुनिक काल का अंत एक आदि और एक अंत मिल जाए तब ना मध्य तय करेंगे। पर ये नामकरण यही दिया जाता रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिद्ध साहित्य तो 8वीं शताब्दी से पीछे तक जाता है, पर यदि 10,000 1,000 से लेकर ये 1600 तक के काल खंड को इतिहासकारों ने आदिकाल मान लिया, और ये ज्योतिरीश्वर को ये नहीं, ये 15वीं शताब्दी तक ज्योतिरीश्वर को आदिकाल का अंतिम कवि मानकर विद्यापति से मध्यकाल शुरू किया, और चंदा झा से 1850 के बाद 1881, इतिहासकार लोग कहते हैं 1860, लेकिन मैं मायानंद मिश्र से तथ्यतः सहमत हूं, क्योंकि सारे इतिहासकार जो मैथिली के साहित्य इतिहासकार हैं वे कहते हैं कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया मिथिला राज, तो वहां से हम आधुनिक काल माने। पर मायानंद मिश्र का मानना है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स में गया, ये कौन सा उत्कीर्ण हुआ, कोई बड़ी बात तो हुई नहीं, ये तो ह्रास हुआ। कोर्ट ऑफ वार्ड से 1881 में मुक्त हुआ मिथिला, तो आधुनिक काल तो तब से माना जाना चाहिए जब सारी आधुनिकताएं आने लगी और ये कोर्ट ऑफ वार्ड से मुक्त हो गए, तो 1881 से आधुनिक काल। मगर ये 18वीं शताब्दी में दिक्कत क्या हुई कि विद्यापति ने, होता है ना कि एक विराट वर्गद यदि हो जाए तो उसके नीचे के छोटे छोटे पौधे बहुत पनप नहीं पाते। तो विद्यापति ने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी कि बीच के बहुत दिनों तक, तो उनके बाद विद्यापति के तुरंत बाद गोविंद दास हुए, और उन्होंने तो एक पद लिख दिया कि कविपति विद्यापति मति माने, जाक गीत जग चीत चोराओल, गोविंद गौरी सरस रस जाने। तो वो उन्हीं के अनुयायी अपने को मानने लगे, और उसमें धीरे धीरे जो विद्यापति का जो श्रृंगारिक गीत उनके जो हैं, उसी कारण ज्यादातर लोग आजकल के जो नए नए व्याख्याता सब हुए हैं, वे विद्यापति के गीत में पद में जो श्रृंगारिक पद हैं, ये सत्य स्नाता और अंग प्रत्यंग वर्णन, इस सब में ये अश्लीलता ढूंढने के लिए आजकल लोग उतरने लगे। उन सब के लिए मेरी एक सलाह है, आपने ये इतना बड़ा काम किया है, मुझे ये कहने का अवसर देकर कि यदि मैथिल लोग ये जान पाए, समझ सकें, और विद्यापति को पढ़ने वाले, कि मिथिलांचल को ये जो विद्यापति के गीत में श्रृंगार जितने हैं, वे श्रृंगार, उस श्रृंगार के भोक्ता विद्यापति कहीं नहीं, हर जगह वे सृजेता है। और यही कारण है कि आप उनके सभी पदों में भनिता देखेंगे कि राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई परमाने, राव भोगीसर इहो पद गावे। मतलब कहीं पर उस श्रृंगार के, उस सौंदर्य के, उस सृजेता, सौंदर्य रच तो दिया है उन्होंने, सौंदर्य का भोग वे कभी नहीं कर रहे हैं अपने 900 पदों में जो मैं देख चुका। मगर ये किया क्यों विद्यापति ने, जबकि वे इतनी सारी चीज जो राजा को, शिव सिंह को नीति सिखाने के लिए, विभाग, राज संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, पत्र ये ऑफिशियल फाइलें कैसे लिखी जाए, लिखनावली में, ये सारी चीज सिखाने के बाद विद्यापति ने ये पद की जो रचना की, श्रृंगारिक पद की,
उन पदों का के लिए मेरा जो मंतव्य है वह ये है कि मिथिला कभी युद्ध नहीं लड़ा। वो 18वीं शताब्दी में मनबोध पर अभी आऊंगा, तब ये इसकी चर्चा करूंगा। राजा नरेंद्र सिंह के समय में बहुत सारे मैथिल मारे गए, तो वो सब तो हुआ, मगर युद्ध में गए बिना ही मिथिला को युद्ध के उन्माद के का परिताप भोगना पड़ा है। क्योंकि आप याद कीजिए कि जिस समय गौर वंशीय राजा हुआ करते थे वो कलकत्ता के पास, और इधर दिल्ली में हुआ करते थे फिरोज शाह। फिरोज शाह के पहले जो गयासुद्दीन थे, वहां से गयासुद्दीन तो कभी काबू नहीं किया, लेकिन गयासुद्दीन के बाद उनके बेटे से लेकर के फिरोज शाह तक ये इतनी बार जाते थे वो उस पर गौरवंशीय राजा पर आक्रमण करने के लिए। इनका रास्ता मिथिला होता था। तो जाते समय इन सैनिकों के युद्ध के उन्माद में, और उधर से तो ये वापस युद्ध हार कर ही आते थे, तो आते समय पराजय के अवसाद मिथिलांचल की जनता को तबाह तबाह मचा देते थे। किसी की स्त्री उठा ली, किसी की बछिया उठा ली, किसी का बकरी उठा लिया। इन सब से मिथिलांचल के नागरिक जीवन से निराश हो चुके थे। ऐसे क्षण में विद्यापति ने समाज को, मनुष्य को, जन जन को जीवन से जोड़ने के लिए उन्हें एक सूत्र दिखा, प्रेम। और प्रेम का स्थायी भाव है श्रृंगार, तो इसलिए उन्होंने श्रृंगार रस में के ये पद लिखे। और आगे हुआ ये कि बाकी के लोग उसी तरह से उनकी भनिता का नकल करते करते आगे के जो कवि पंडित और दरबारी पंडित सब हुआ करते थे, वे सब के सब शब्दों के चमत्कार में लग गए। 18वीं शताब्दी में आकर मनबोध पैदा हुई, और मनबोध उस समय के कवि हैं जिस समय नरेंद्र सिंह राजा हुआ करते थे, जिनकी ससुराल महिषी थी। और उन्होंने कंदर्पी घाट के युद्ध में पराजय खाकर, पैर मोर पकड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। और उसकी एक लंबी कहानी है कि उसमें कोई दंत कथा है, कोई कहते हैं 3 पसेरी जनेऊ जो मारे गए थे सैनिक, उनके जनेऊ का वजन 3 पसेरी था, कोई कहते हैं 5 पसेरी था। पर ये सब, और वो नरेंद्र सिंह इतने बड़े क्रूर थे कि उसी दौरान मनबोध ने कृष्ण जन्म महाकाव्य लिखा, जिसका पहला ये संस्करण ग्रियर्सन के संपादन में छपा था। और उस कृष्ण जन्म को हमारे मैथिली के विद्वानों ने इतनी भी ये इस अर्थ से उसको लिया कि कृष्ण जन्म जो है वो एक कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम की कविता की परंपरा आ रही थी, तो अब मनबोध ने जन्म की परंपरा शुरू की, तो ये नवता ये हो गई। मेरी राय ये है कि नवता यह नहीं है, नवता ये है कि मनबोध ने कृष्ण जन्म लिखकर उस समय के मैथिल जनता को ये प्रेरणा दी थी कि बच्चे ठीक से सुन कि ऐसे कंस जैसे राजा से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुमको अपने ही बीच से कृष्ण जन्माना होगा, कृष्ण पैदा करना होगा, और तब तुम इस तरह से करोगे। और यह क्रांति मनबोध की भाषा में भी आपको दिखेगी, एकदम ठेठ शब्द, कोई एक तत्सम शब्द उसमें नहीं मिलेगा उनके मनबोध में। और ये सब प्रथाएं चलती रही। उसके बाद चंदा झा आए, उसके बाद आधुनिकता का प्रवेश हुआ, और चंदा झा के समय में आते आते उन्होंने देखा कि 1857 तो भारत देश हार ही चुका है, तो मिथिलांचल की ओर से ये बड़ा योगदान है स्वाधीनता संग्राम में कि चंदा झा ने एक ही दशक में 2 काम किए। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा सर। आपने जो कहा आधुनिकता का प्रवेश हुआ, जी,
कभी ऐसा भी लगता है कि मैथिली की स्थिति देखकर मुझे लगता है कि मैथिली साहित्य हमें समाज का दर्पण बनने के बजाय पलायनवादिता की ओर उन्मुख करता है। कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है। इस पर मैं कहना चाहता था, मेरे पास जी, 6 बिंदु हैं जी। इन बातों के लिए। लेकिन हुँ, उसके हुँ। बीच में आपने चूंकि एक कह दिया कि विद्यापति लिमिट है, हुँ, 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 हुँ। उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी। पर हुँ, सीमा हुँ। तो मैथिल स्वभाव के कारण होती है, जो आपको हुँ, बीच हुँ। में बताया मैंने कि विद्यापति ठीक, के जी। बाद मैथिल की एक प्रवृत्ति हो गई कि मेरे दादा ने घी खाया था, ये सुनो ना, हाथ सूंघ के देखो। हुँ, हुँ, हुँ। पर दादा ने खाया तो उसके हाथ में तो गंध आएगी नहीं। पर वो उसी तरह हुँ, से हुँ। वो सोते रहे और चाटुकारिता में और दरबारी साहित्य में शब्द का चमत्कार उत्पन्न करने में लगे हुँ। रहे। जी, और जी। बीच के दिनों में विद्यापति से लेकर मनबोध से पहले तक के समय में साहित्य समाज से कट गया। वो एक हुँ, हुँ। वर्गीय, एक दरबारी किस्म की चीज होके रह गया। हुँ, हुँ, हुँ। मनबोध ने उसे फिर से वापस करने की चेष्टा की, जिसको चंदा झा ने गति दी। और वह गति पुरुष परीक्षा के अनुवाद और हुँ, हुँ, हुँ। मिथिला भाषा में रामायण से हुँ, हुँ, है, हुँ। जिसको फिर से कह रहा हूं कि किसी मैथिली के किसी प्रोफेसर ने इस बात को रेखांकित नहीं की कि चंदा झा ने रामायण, तो रामचरितमानस तो उससे पहले लिखा गया था, संस्कृत में रामायण था ही, तो चंदा झा ने क्यों लिखा, हुँ। ये रेखांकित नहीं किया। इसका मूल कारण है कि उस समय मैथिल नागरिक को चंदा झा विद्यापति के हवाले से और अपने हवाले से मैथिली में अनुवाद करके बताना चाह रहे थे कि देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय, ये पुरुष परीक्षा ये है। और चूंकि भारतेंदु उन दिनों निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल का नारा दे चुके थे, इसलिए उस किताब की भूमिका चंदा झा हिंदी में चंदा झा ने लिखी और हुँ, अनुवाद हुँ। मैथिली में। और फिर हुँ, हुँ। आगे आकर फिर सीताराम झा आए, भुवनेश्वर सिंह भुवन आए, हरिमोहन एक चंद्रना कांचीनाथ झा किरण आए, हरिमोहन झा आए, बाबा वैद्यनाथ मिश्र यात्री आए, फिर किशुन राजकमल ललित मायानंद आए, फिर प्रभास गुंजन जीवकांत आए, फिर आगे सुकांत और महाप्रकाश आए, और फिर हमारी इस बीच में सब इधर जो पनपी है 60 के दशक के बाद, कुछ हुँ, बहुत हुँ। सारे भारतीय के रचनाकार आने लगे हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। पीछे 3 दशक से हुँ, जो हुँ। सोशल मीडिया के आगमन से और मुद्रण की सुविधा बढ़ जाने से और सरकारी अकादमियों पर गलत लोगों के का आक्रमण हो जाने से, उस पर कब्जा हो जाने से साहित्य के दर्जे में तो गिरावट आया, लेकिन हुँ, हुँ। गिरावट वाला साहित्य ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। और इधर कुछ जो श्रेष्ठ साहित्य है वो जनता तक जा नहीं पा रहा। हुँ, इसकी हुँ, हुँ, वजह हुँ। इसकी वजह अब मैं इसके लिए 6 बिंदुओं की ओर आपका संकेत करना हुँ, चाहता हुँ। हूँ। हुँ, हुँ। ये भावकों को जो देख रहे हो या सुन रहे हो, तो उस 6 वजह का मूल वजह है उसकी कि मैथिलों में मातृभाषा के प्रति अनुराग की कमी है। हुँ, हुँ। पर ये कमी किस कारण है, इसकी इसका पहला कारण है कि मैथिली रोजगार और बाजार की भाषा अभी तक नहीं बन पाई है। हुँ। एक प्रोफेसरी की नौकरी मिलती है, वो नौकरी जैसे मिलती है पैर मुंह पकड़ के, और उसी तरह से वे जीवन निर्वाह कर देते हैं। उसमें पढ़ना लिखना अब प्रोफेसर महेंद्र, भीमनाथ झा, रामदेव झा, शिवशंकर झा कांत, इस सब की पीढ़ी ने अब वो पीढ़ी अब अतीत की हुँ, हुँ। बात हो गई, और अब पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी नौजवान भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। हुँ, हुँ। जिन लोगों की यह समझ है कि भाषा रोजगार के लिए पढ़ी जाती है, वे तो वह तो गलत समझ है, हुँ, उस हुँ। पर तो दया ही की जा सकती है।
पर यह समझ बनने की वजह है कि मैथिली माध्यम से बाल शिक्षा नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोगों ने पहली बार, आपने पता नहीं कब देखा, लेकिन पहली बार मुद्रित रूप में मैथिली शब्द मैंने 10वीं क्लास में देखा। उससे पहले मैं जानता ही नहीं था कि मैथिली में कोई किताब भी होती है। तो अब सोचिए कि 10वीं कक्षा तक जो बच्चा आ गया है, वह तब तक अपनी तीनों भाषाएं, त्रिभाषा, बाजार की भाषा, अकादमिक भाषा और जीवन की भाषा, तीनों भाषा तय कर लेते हैं। अब उसे मैथिली सिखाई जाएगी तो कहां से मैथिली के प्रति अनुराग उसको जगेगा। तीसरी बात यह है कि ग्रियर्सन ने स्वयं वो उसमें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मैथिली वाले खंड में उन्होंने ये बिहार की भाषा को 3 राष्ट्रीयता की, 3 नेशनलिटीज कहा है। एक मगही, एक भोजपुरी, एक मैथिली। उसमें भोजपुरी को उन्होंने साहसी और मैथिली को उन्होंने डरपोक कबीला की माना है। वजह आप ये प्रमाणित है। अब आज आकर जो उस समय तक तो यही था कि मैथिलों का प्रवास अधिक से अधिक बंगाल, ढाका बंगाल और मोरंग, यही 3 जगह हुआ करती थी। और इन्हीं कामरूप कामाख्या, इन 3-4 जगहों में जाकर मैथिल लोग कमाया करते थे। और तीनों जगहों पर आप देखेंगे कि इन मैथिलों को भाषा बड़ी समस्या नहीं होती थी। इसलिए भाषा की पहचान मैथिलों को न तब हो पाई। और आज जो मिथिलांचल से निकलते हैं तो पहला काम करते हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति भूलते हैं। तो ये इस वजह से मैथिलों का जो भाषा प्रेम है वो उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। और उन्हें भाषा का महत्व और भाषा संस्कृति का संघर्ष कभी करना नहीं पड़ा मैथिलों को। तो इस कारण वे मैथिली भाषा के प्रति उनका आत्मीय और वो सुचिंतित जुड़ाव हो नहीं पाता है। 5वां बिंदु मेरी नजर में है कि संविधान स्वीकृति के बाद लोगों ने ये देखा कि सरकारी संसाधन से कुछ फंड लिए जा सकते, तो दनादन संस्थाएं बनने लगी और वो प्रोजेक्ट लिए जाने लगे और मातृभाषा को कमाने का जरिया बना लिया लोग। भाषा संवर्धन उनकी नजर में केवल नाटक भर रह गया। और मैथिली का संघर्ष यही जो है, ये भाषा संवर्धन का नाटक, इन्हीं नाटकों की वजह से मैथिली की ये सब दुर्दशा है। आशा की जा सकती है कि आगे के दिनों में मैथिली के प्रति प्रेम जगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे तो आपने बहुत ही सारगर्भित मतलब स्पष्टीकरण दिया मैथिली के संघर्ष को लेकर के, और मन में कई सवाल है लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करके फिर इस सत्र की समाप्ति करेंगे हम। और ये प्रश्न ये है कि आज का जो ये ग्लोबलाइजेशन का जो युग चल रहा है, उस युग में जहां लैंग्वेज वाइटलिटी और डिजिटल एग्जिस्टेंस पर काफी बल दिया जा रहा है, और साथ में एक और चुनौती है अंग्रेजी और हिंदी का मैथिली पर इतना डोमिनेंस है, प्रभुत्व है कि मैथिली का अस्तित्व एक तरह से खतरे में ऐसा लगता है। ऐसे में मैथिली भाषा, साहित्य व संस्कृति को जीवंत रखने के लिए आप मैथिली साहित्यिक समुदाय से या यूट्यूबर से या सोशल मीडिया से कुछ अपेक्षाएं अगर आपकी हो तो बहुत ही संक्षेप में वो जरा कहें सर। जी, देखिए, मैथिली का संघर्ष हिंदी से नहीं है। कुछ लोग बिना मतलब बेवजह अंग्रेजी की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और हिंदी से क्या संघर्ष होगा? हिंदी तो स्वयं संघर्ष में है। वो तो खुद ही एंडेंजर्ड लैंग्वेज होने जा रहा है अंग्रेजी की वजह से। और इन दिनों वर्ल्ड लिटरेचर का जो नारा दिया जा रहा है वो सभी के सभी वर्ल्ड लिटरेचर की ओर झुकना चाहते हैं। तो इसलिए ये भाषा
के संबंध में लोगों की को ये समझ जब तक नहीं बनेगी कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है, वह मनुष्य के सोचने समझने का आधार है। शत्रु तो अंग्रेजी है सभी भारतीय भाषाओं की, पर लोग ये सब कर रहे हैं, उसके वो तो बहुत जटिल सवाल है और बहुत बड़ा उत्तर होगा उसका। मगर जब तक मनुष्य ये नहीं समझेगा कि भाषा सोचने समझने का आधार है, हमारी संस्कृति की वाहिका है, इसलिए हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। बिल्कुल। राष्ट्रीय पहचान के बिना मनुष्य पशु भी नहीं कहला सकता, क्योंकि पशु की भी राष्ट्रीय पहचान होती है। इसलिए भाषा मनुष्य के अस्तित्व के कई कारणों में से एक है। ये गंभीरता से हमारे समय के मनुष्य को समझना होगा। भाषा की रक्षा और सम्मान मनुष्य के आत्म की रक्षा और सम्मान के बराबर है। भाषा के लिए अपने और पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और जो व्यक्ति दूसरों की भाषा और दूसरों की माँ बहन का सम्मान स्वागत सत्कार नहीं कर सकता, उसकी अपनी भाषा, अपनी माँ, अपनी बहन के प्रति सम्मान भी संदिग्ध होता है। और जो लेखन या वक्तव्य मनुष्य को सामाजिक और समाज को मानवीय न बनाए, वह भौंकना है, वह न लेखन है न वक्तव्य है। ऐसे में मनुष्य से घृणा करने वाले मनुष्यों से कहीं बेहतर इस समय का पशु है। यह बात लोगों को ठीक से समझनी चाहिए। श्रेष्ठ साहित्य का अनुशीलन ही समाज को उग्रता से मुक्त कर सकता है, और सत्ता के समक्ष पूंछ हिलाने से समाज व्यवस्थित नहीं होता। समाज व्यवस्थित होता है सत्ता से जरूरी प्रश्न यदि है तो करने से। इसलिए भाषा और संस्कृति के लिए सम्मान भाव रखना, मानवीय संवेदना के साथ जीवन यापन करना और प्रश्नाकुलता के लिए खुद को तैयार करना, यही एक सही समाज के की संरचना का मूल केंद्र हो सकता है। इसमें मैथिली के जितने सारे रचनाकार हैं, उन्हें लिखने से पहले कुछ अध्ययन भी करना चाहिए, और उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वह केवल आत्मतोष है या इसकी कोई सामाजिक उपादेयता भी है। यदि उपादेयता उसकी नहीं है समाज के लिए, तो किताब, मुझे क्षमा करेंगे पुस्तक प्रेमी लोग, और मैं स्वयं पुस्तक बुक इंडस्ट्री से लेकर के और बुक की उपादेयता की ओर अभी आया हूं, मगर ये तो जरूर है कि किताब जो छपती है, वह छपकर जब हमारे हाथ में रहती है तो वह तो पर्यावरण विरोधी चीज है। मगर किताब से नफरत तो की नहीं जा सकती पर्यावरण विरोधी होने के बावजूद, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत है। तो ऐसे पर्यावरण विरोधी तत्व कागज को यूं बर्बाद करने से बेहतर है कि बकवास लिखने से बढ़िया है कि अच्छा लिखें और न लिखें, और जो अच्छा लिखा हुआ है उसे पढ़ें और उसको दूर तक प्रकाशित करें, मगर अपनी भाषा के प्रति सम्मान भाव जरूर रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कहा भी, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि श्रेष्ठ साहित्य की अनुशीलनता की आवश्यकता है, वो समय की मांग है। बहुत अच्छा। So to conclude our interaction now, I would like to request you to give a message of peace and progress for society and mankind at large, so that we could create a better human, a better society, a better nation, a better planet for a better tomorrow. जी। मनुष्य से प्रेम करना, प्रेम ही मनुष्य को दुनिया की सारी चीजें दे सकती है। शांतिपूर्ण जीवन जीना
प्रेम के प्रति अनुरक्त रहना और मनुष्य के दर्जे से बराबरी के साथ देखना। यदि किसी समय किसी पर क्रोध आए तो यह तय करना कि ऐसा मेरे साथ हो तो क्या हो। अच्छा साहित्य अवश्य पढ़ना ताकि वह प्रश्नाकुलता जगाए और बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने यदि जरूरत है तो उससे सवाल करें। और यह प्रश्नाकुलता ही इस देश को बेहतर लोकतंत्र देने की स्थिति में ले आए। बहुत सुंदर, वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने कहा और इसको समझने के लिए एक और भी सत्र अगर हम रख दें तो भी मतलब कम रहेगा मतलब। लेकिन चूंकि आज आप हमसे जुड़े उसके लिए हम बहुत ही आपका आभार व्यक्त करते हैं। एंड वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। और शिक्षा जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई कहना चाहूंगा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। God willing, we shall meet again in some other academic forum. And thank you for connecting with us today. बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। LXP Icon of India Award is proudly presented to Professor Devshankar Naveen for his exemplary contributions to the field of Maithili literature on 3rd October 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों, मैथिली भाषा के मानकीकरण की चुनौतियों, मैथिली साहित्य के इतिहास, विशेष रूप से विद्यापति के योगदान और उसकी वर्तमान स्थिति तथा मैथिली भाषा के भविष्य को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि कैसे देवनागरी लिपि को अपनाने के कारण मिथिलाक्षर लुप्त होता जा रहा है और मैथिली भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के कारण मानकीकरण में कठिनाई आ रही है। विद्यापति को लेकर उन्होंने कहा कि विद्यापति के विशाल साहित्यिक योगदान के बावजूद बाद के लेखकों ने उनकी ऊंचाई नहीं छू पाई और मैथिली साहित्य में एक तरह का रिक्त स्थान आ गया। उन्होंने मैथिली साहित्य के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषण किया और मनबोध जैसे लेखकों द्वारा समाज से जुड़ने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। साक्षात्कार के अंत में उन्होंने मैथिली भाषा के संरक्षण के लिए साहित्यिक समुदाय, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से अपेक्षाएं व्यक्त की और समाज के लिए शांति और प्रगति का संदेश दिया। उन्होंने जोर दिया कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि सोचने समझने का आधार है और भाषा के प्रति सम्मान मनुष्य के आत्मसम्मान के समान है। साथ ही उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य के महत्व पर बल दिया और समाज को उग्रता से मुक्त करने के लिए प्रश्नाकुलता और सत्ता के समक्ष प्रश्न करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। With those deliberations of Dr. देवशंकर नवीन, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।